ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा तो प्रोजेक्ट क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। रूल ऑफ थंब तो यही कहते हैं। आईआरआर क्या था? द रिटर्न वी गेट ऑन आर इन्वेस्टमेंट। और यही सारी परेशानी की जड़ है। जो हमारा पहला नोट था ना, जो हमारा पहला नोट था, यही सारी परेशानी की जड़ है। ठीक है, अभी हमारे को इसी की वजह से परेशानी क्रिएट होनी चाहिए। इसकी वजह से जो हमारा नोट 1 था, रिटर्न वी गेट ऑन आर इन्वेस्टमेंट इज आईआरआर। क्योंकि जब हम यहाँ रिटर्न की बात कर रहे थे तो जैसे हमने क्या कहा कि 50,000 डिपॉजिट किया था बैंक में 4 साल के लिए 8% पे। ठीक है, तो इसके आधार पे हमने क्या किया, अपना रिटर्न कैलकुलेट कर लिया था ना। ये जो सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं ना, आईआरआर में यही प्रॉब्लम है, और आईआरआर इसी की वजह से पॉपुलर है। अब दोनों चीज़ें, जिसकी वजह से पॉपुलर है वही प्रॉब्लम है। तो पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये ईजी है। आपने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज़ किया था, देखो इससे आसान क्या हो सकता है। आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया था क्योंकि ये ईजी है, दैट इज़ वाई इट इज़ पॉपुलर। लेकिन इसमें बहुत सारे डेविएशंस हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे डेविएशंस हैं। मतलब ये आपको कभी भी जनरली क्या होगा कि आप मतलब क्लियरली डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, ये एम्बिगुअस सिचुएशन क्रिएट कर देता। इसीलिए हम कहते हैं प्रेफरेबल होता है एनपीवी। क्या प्रेफर करा जाता है? एनपीवी को, बट स्टिल पीपल प्रेफर व्हाट? आईआरआर। ओके, तो दिस इज इट। तो क्या है, खैर हम बाद में बात करेंगे। तो एक फॉर्मूला हमारा क्या था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻n, राइट। ये फॉर्मूला था हमारा, बेस फॉर्मूला लेके हम चले थे। कई जगह हम इसको यूज़ करते हैं, है ना, एज पर कन्वीनियंस कोर्स। और फिर हम आगे बढ़े थे और सेकंड नोट में हमने कहा था आरआर इज द रेट ऑफ रिटर्न एट विच एनपीवी बिकम्स। तो ये हमारा इंटरपोलेशन का बेस था। इसी के आधार पर हम क्या कर रहे थे, इंटरपोलेशन कर रहे थे। और इसी को हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म में क्या देखा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट पीवीसीओ, है ना। हम कहते हैं जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी का इम्प्लीकेशन है कि एनपीवी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन में हमने कहा था यूनिफॉर्म कैश फ्लो हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो हो सकता है। अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर व्हाट, ट्रायल एरर। हमें एग्जाम में यहाँ लेके जाएंगे ही वो, अदरवाइज बहुत ईजी हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमने फैक्टर कैलकुलेट करना है, फैक्टर कैलकुलेट करके टेबल में देखना है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो हमें कहाँ लेके जाएंगे, ट्रायल एरर पे। तो हमने ट्रायल एरर के बारे में देखा था। और क्या करते हैं, हम रेट लेके चलते हैं है ना। अगर मान लो हमने 2 रेट पे कैलकुलेशन किया, राइट, और फिर हमने क्या किया था, आईआरआर को कैलकुलेट किया था, राइट। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो गड़बड़ है ना। हमने क्या कहा था, एक को क्या रखना है, पॉजिटिव, और एक को नेगेटिव, तभी हम कहाँ पहुँच पाएंगे, 0 पे। तो प्रॉब्लम क्रिएट है, तभी तो हम आगे देखेंगे, नहीं आएगा आंसर। फिर अगला रेट लेंगे, फिर अगला रेट लेंगे, तब तक रेट लेते रहेंगे जब तक, हाँ। और फिर से देखो आकृति, आप भी देखना, हम हमेशा कैश इनफ्लो में किसकी बात करते हैं, CFAT। अब वो हमें जिस तरह का इनकम देगा, हमें हमें कहाँ पहुँचना है, CFAT पे बनाना होगा। इसके अलावा कुछ भी करेंगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो दैट वाज व्हाट वी हैव लर्नड, दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन। और हमने कहा था ये दिस इज नथिंग बट द यूनिटरी मेथड, है ना। इसी तरह से सोचना है हमारे को, और फॉर्मूला ध्यान में आसानी से रह जाएगा। यहाँ तक आए थे हम, और हमने क्या किया था, इंटरपोलेशन सीखा था, राइट। और उसके बाद जो अगला एस्पेक्ट है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स का। अब आज की जो क्लास है उसमें हम सिर्फ देखेंगे कहाँ कहाँ एबरेशंस हैं। एबरेशंस मतलब किन किन ग्राउंड पे हम कह सकते हैं कि आईआरआर इज़ नॉट अ गुड प्रोसेस, नॉट अ गुड टेक्निक। और जैसे इंस्टीट्यूट ने कुछ हेड्स बताए हैं, जिस हेड्स में इंस्टीट्यूट का कहना है कि इस हेड्स में ये टेक्निक जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, हम उसे एक्सपैंड करेंगे, है ना। और हम अदर हेड्स को भी उसमें इंक्लूड करेंगे, और एक हेड्स को मल्टीपल पार्ट में भी ब्रेक करेंगे, ताकि जब क्वेश्चन टेस्ट हो तो एग्जाम में आप सरप्राइज नहीं हो, और हर एक तरह के क्वेश्चन को क्या कर लोगे, डील कर लोगे। तो हमें ये समझना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या एबरेशंस आ सकते हैं।
इस बात को लेकिन हमेशा ध्यान में रखो, आप लोग मत यूज़ करना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज़्यादा लोग किसको प्रेफर करते हैं, बट ये मिसलीडिंग है। ये क्या है, मिसलीडिंग है। इसका करेक्शन हो सकता है क्या, हम वो भी सीखेंगे, है ना। तो आवर टॉपिक इज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट IRR एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव projects. Mutually exclusive projects. प्रोसेस तो आपको वही जाना होगा। IRR एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, है ना। इस तरह के प्रॉब्लम्स में जब प्रोजेक्ट क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो क्या डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं एज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, IRR। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है ना। मान लीजिए कोई एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, राइट, और एक्स लिमिटेड के पास एज्यूम करो दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, और ये दोनों प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है, प्रोजेक्ट ए को और प्रोजेक्ट बी को इवैल्यूएट कर रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट करते हैं तो आपको बी को रिजेक्ट करना होगा, और अगर आप बी को सेलेक्ट करते हैं तो आपको ए को रिजेक्ट करना होगा। इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा, यानी कि डिपेंडेंसी है। अब समझो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी कैन नॉट बी सेड एज इंडिपेंडेंट। हम इनको इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एक का सिलेक्शन दूसरे का क्या करा दे रहा है, रिजेक्शन करा दे रहा है। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। अगर प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट ना हो, लिखने का कई तरीका हो सकता है एग्जाम में, अगर प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट ना हो तो वो क्या कहलाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें क्या होगा, इन दिस selection of one project will cause rejection of other, vice versa, है ना, vice versa। अगर A सेलेक्ट करते हैं तो B रिजेक्ट होगा, B सेलेक्ट करते हैं तो A रिजेक्ट होगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या कहा हमने, अगर A सेलेक्ट करेंगे तो कौन रिजेक्ट होगा, B, यानी कि सिलेक्शन ऑफ वन कॉज रिजेक्शन ऑफ अदर। दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इस तरह के प्रॉब्लम में क्या होगा, क्वेश्चन में दो कंपनी का डेटा गिवन होगा या दो प्रोजेक्ट का डेटा गिवन होगा, नॉट अ कंपनी, और हमें क्या करना होगा, किसी एक को चूज करना होगा। जब हम एक को चूज करेंगे तो दूसरा क्या होगा, रिजेक्ट होगा। सिंपल सा मीनिंग है इसका, ठीक है। यहीं होल्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं अब। इसको कैसे करें सर, तो बाद में करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एनपीवी वर्सेस आईआरआर। एनपीवी वर्सेस आईआरआर। व्हाट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड व्हाट इज आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एनपीवी का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का नेट, प्रेजेंट वैल्यू का नेट। कैसे निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। Why we say present value of cash outflow? Because cash outflow is always present value. Then why we say present value of cash outflow? कौन बताएगा? Present value cash flow, cash outflow is always present value, क्योंकि 0 ईयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो why we say present value of cash inflow outflow, वो तो है ही present value। तो मान लो ईयर 0 में, हाँ,
ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ठीक है। ईयर 0 में जो हमने किया उसको हमने कह दिया आउटफ्लो, जो मेरा इन्वेस्टमेंट था। ईयर 2 में मेरा क्या हो गया, इनफ्लो। ईयर 3 में मेरा क्या हो गया, इनफ्लो। हमने कहा इसको यहाँ लाना होगा, इसको भी यहाँ लाना होगा, यही हुआ ना। दोनों को किस पे लाना होगा, प्रेजेंट वैल्यू पे। इसको कहाँ ले जा रहे हैं, ये तो है ही प्रेजेंट वैल्यू। देन व्हाई वी से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ऐसा क्यों कहते हैं। बिल्कुल सही। हो सकता है ना ऐसा, हो सकता है ना कि क्या हो जाए कि आगे भी जाके हमारा क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। उसे भी हमें कहाँ लाना होगा, प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होगा ना, ध्यान रखना। उसे भी हमें कहाँ लेके आना होगा, प्रेजेंट वैल्यू पे। कैसे लेके आएंगे और क्या डिफिकल्टीज आएंगी वो अभी आप सीखने वाले हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू वर्सेस आईआरआर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर देख लेना। देयर आर, कौन सा है, 11। देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट्स हैं। डेटा आर गिवन बिलो, जिसका रेलेवेंट डेटा आपके पास है, ठीक है। वी हैव द प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी ईयर 1 में, ठीक है। कैश फ्लो है 1 लाख का और इधर है 5 लाख का। ईयर 1 इनफ्लो है आपका 1.5 लाख का और आउटफ्लो है आपका, सॉरी, इनफ्लो है आपका 6,25,000 का प्रोजेक्ट बी में, राइट। यू हैव टू फाइंड IRR and you have to find NPV at the rate 10%. तो आपको क्या करना है, फाइंड IRR and NPV for both project। क्या ये मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं है ना। तो फटाफट सॉल्व करिए और इस बॉक्स में आपको क्या करना है, मेरे को डेटा देना है। कैसे निकाल लेंगे IRR, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई टू 1 + r⁴n, राइट। वो फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, IRR मिल जाएगा। NPV क्या है, TCI PVCI माइनस PVCO। हाँ होगा, आप मेरा भी शेयर कर सकते हो बट बीच बीच में मैं ले लूँगा, ठीक है। डन। कितना आ रहा है, कर क्या रहे हो, मैंने क्या कहा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड टू 1 + r⁴n, है ना। फ्यूचर वैल्यू कितना है, 1,50,000 इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाइड टू 1 + r⁴1 है, ठीक है। 1 + r इज इक्वल टू 150/100, है ना। आया 50%, ये कितना आ रहा है, 0.5 इज इक्वल टू व्हाट, 50%। क्या कर रहे थे आप अभी, इंटरपोलेशन पे चले गए थे। डिमांड कर रहा है क्या क्वेश्चन, नहीं कर रहा है ना, उलझ जाएंगे ना। तो इसीलिए जो हमने पहला स्टेप क्या सीखा था, याद करो, IRR कैलकुलेट करने का, है ना। जब प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो फिर हमारे को इंटरपोलेशन की वहाँ आवश्यकता क्या है। इंटरपोलेशन तो तब करते हैं ना जब हमारे को क्या है, फैक्टर क्लियर ना हो। और IRR में तो डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए ही नहीं,
मैंने क्या कहा, वाई IRR इज प्रेफर्ड, लोग क्यों पसंद करते हैं उसको, उसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए ही नहीं होता है। एनपीवी में क्या चाहिए होता है, उसके बिना काम नहीं होगा। तो एनपीवी में देखो @10% लिखना पड़ा, इसके बिना तो काम नहीं होगा। बट IRR में चाहिए क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर, चाहिए ही नहीं। ईजी है ना ये कैलकुलेशन। ये कितना हो गया 50%, दूसरे के निकालो 35,000 नहीं आ रहा होगा, 35% आएगा एनपीवी। मैं तो IRR पूछ रहा हूँ अभी। सेकंड का IRR कितना आया है, कितना है आपका 25%, ठीक है सॉरी 25%। और एनपीवी 36364 6818, ये वैरी करेगा सबका, कर रहा है ना, हाँ फुल डिजिट ले लिया है 68182। तो हम ले लेते हैं, कोई एक वैल्यू ले लो आप, जिसको जो वैल्यू लेना है ले लो, जिसने प्रोसेस जिसका जो रहा हो। नहीं 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 चलेगा, 68180 आएगा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट व्हाट एनपीवी। तो अब देखो क्या है हमारे पास, अब जरा इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। प्रोजेक्ट ए जो है, सबका आ गया ना आंसर। प्रोजेक्ट ए जो है इसका IRR कितना है 50% है, ठीक है। और प्रोजेक्ट बी का जो IRR है वो है आपका 25%। अब दोनों के रिटर्न को अगर हम देखें तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि प्रोजेक्ट ए इज बेटर देन प्रोजेक्ट बी। है ना, प्रोजेक्ट ए क्या है वो बेटर दिख रहा है क्योंकि उसमें रिटर्न क्या है ज़्यादा है। अगर हम प्रोजेक्ट बी की बात करें तो ये हायर आउटले है ना, ज़्यादा इसमें खर्च हो रहा है ना मेरा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 लाख का डिफरेंस है। इसमें हम ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं और इसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट ए कम है, राइट। लेकिन अब जरा गौर करो, अगर हम FM की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप याद करो शुरू से ही हमने कहा था कि सर इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है क्या करना, वेल्थ मैक्सिमाइज करना। अब जरा सोचो, आपका कोई भी ऐसा डिसीजन जो शेयर होल्डर के लिए लाभकारी ना हो, क्या FM इसको अलाउ करता है, नहीं करता ना। FM हमेशा क्या कहता है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए तो शेयर होल्डर के वेल्थ को क्या करे, मैक्सिमाइज करे। वेल्थ को क्या करे, मैक्सिमाइज करे। यही हमारा क्या होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है FM का। अब इन दोनों केस को अगर देखा जाए तो देखो, पहले केस में एनपीवी कितना है 36,364 का, और दूसरे केस में एनपीवी कितना है 68,182 का। एक बात तो पक्का है कि जो सेकंड केस है उसका एनपीवी ज़्यादा है, और जिसका एनपीवी ज़्यादा है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा किस में, वैल्यू में। वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ से क्या होगा, बढ़ेगा, और ये क्या करेगा, वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा। बट IRR क्या कह रहा है कि ए को सेलेक्ट करो। आपको नहीं लग रहा है कि कोई भी मैनेजर अगर IRR के आधार पर डिसीजन लेता है तो वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, यस और नो। शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, मतलब जो बेसिक आइडिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उसका वायलेशन होगा। तो फिर वो बी हो जाएगा ना, कोई और प्रोजेक्ट बन जाएगा ना। आपके सामने जो केस है ना, आप उस पर सोचोगे ना, जैसे अगर आप इसको 5 गुना करते तो वो तो ऑलरेडी बी है। हाँ। एक सेकंड मेरी बात सुनो, एक प्लांट बनाना है, मैंने पहले दिन ही ये एग्जांपल समझाया था, याद करो। उस प्लांट की कैपेसिटी है 400 यूनिट्स की, ठीक है, और उसको बनाने में मेरे को 1 लाख रुपए का खर्चा है। आप कह रहे हो इसको 5 गुने से बढ़ा दो सर, यानी कि मैं एक सेकंड रुक जाओ ना, 5 से मैंने बढ़ा दिया, मतलब 2000 यूनिट का मैंने प्लांट बना दिया, है ना। 350 यूनिट का मार्केट में डिमांड था, 1650 यूनिट मेरा क्या रहेगा, स्टैंडिंग पोजीशन मेरा रिसोर्स रखा रहेगा। क्या सलाह दे रहे हो आप, क्या सलाह देना चाह रहे हो। ऐसे तो प्रोजेक्ट होता नहीं। जो डेटा हमारे सामने गिवन है उस डेटा को हम थोड़ी चेंज करेंगे। मतलब ये प्रोजेक्ट में अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिसाइड क्या होगा गया होगा, हम ये मान के चलते हैं, राइट। जाहिर सी बात है इस तरह से तो हम नहीं बढ़ा सकते कि हम आउटले को ही बढ़ा दें। ज़्यादा आउटले वाला प्रोजेक्ट तो है ही आपके पास, जो है आपका प्रोजेक्ट बी। आपको इन दोनों को इवैल्यूएट करना है ना।
तो हम कहाँ थे, देखो हम यहाँ थे। हम क्या कह रहे हैं कि सर जो एनपीवी है, एनपीवी किसका ज़्यादा है, प्रोजेक्ट बी का ज़्यादा है। तो एनपीवी कहता है 68188 था ना, तो एनपीवी कहता है कि प्रोजेक्ट बी इज मोर अप्रोप्रिएट टू बी सेलेक्टेड, और आईआरआर क्या कहता है, प्रोजेक्ट ए इज टू बी मोर अप्रोप्रिएट। अगर मैं आपसे पूछूं किसको सेलेक्ट करना चाहिए, तो आप बोलोगे सर आप इसको सेलेक्ट करो, क्योंकि ये वैल्यू को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। यानी कि जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, आपने किसको छोड़ा, आईआरआर को छोड़ दिया। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आईआरआर एंड एनपीवी, जो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एक सवाल आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, डू IRR and NPV lead to identical decision or result? Decision or result? Do IRR and NPV lead to identical decision or result? क्या IRR और NPV आइडेंटिकल डिसीजन की तरफ हमें लेके जाता है, जा सकता है? सवाल ये है कि आईआरआर और एनपीवी लीड टू आइडेंटिकल डिसीजन। आपको जवाब देना है यस और नो में। नो, आप कह रहे हैं नो, क्यों? क्योंकि कहते हो सर अभी तो आपने केस बताया और वो केस इंडिकेट क्या कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। बट अगर मेरे को यही बताना था तो फिर मैंने ये सवाल पूछा ही क्यों? क्योंकि अभी तो 3 सेकंड पहले मैंने ही बोला है कि एनपीवी को आप क्या करोगे, प्रेफर करोगे एज कम्पेयर टू आईआरआर। मैंने ये भी आपसे कहा कि कल के डेट में अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर बनोगे तो आप आईआरआर मत चूज़ करना, क्योंकि वो गलत डेटा देगा आपको, हमेशा क्या देगा, गलत आइडिया देगा। कंपनी क्यों करती है, तो उसमें भी हमने सीखा क्योंकि डिस्काउंटिंग का चक्कर उसमें नहीं होता है, कांस्टेंट रेट से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हम कहते हैं हाँ सर ऐसा हो सकता है कि आईआरआर और एनपीवी जो है वो आइडेंटिकल डिसीजन की तरफ हमें लेके जाए या एग्जैक्ट रिजल्ट दे दे, लेकिन उसके क्या हो जाएंगे, उसके कंडीशंस हो जाएंगे, और वही कंडीशंस जो हैं वो डेविएशंस हैं। अभी जो हमने सीखा था कि आईआरआर और एनपीवी में फ़र्क आता है, बिकॉज इन आईआरआर देयर आर लॉट ऑफ डेविएशंस। उन डेविएशंस को अगर आप ख़त्म कर दो तो दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। और उन्हीं डेविएशंस को ख़त्म करने के लिए बाद में आईआरआर को मॉडिफाई भी किया गया, जिसको आप MIRR कहते हैं, है ना। लेकिन वो भी आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व पूरी तरह से नहीं कर पाता है। MIRR कैलकुलेट करने के बाद भी फिर हम लास्ट में कहेंगे नहीं भाई सबसे अच्छा क्या है, एनपीवी है ना। सो हम क्या कहते हैं यहाँ कि हमारा आंसर यस हो सकता है ना। तो हम कहते हैं यस इट विल लीड अस टू व्हाट, आइडेंटिकल डिसीजन। यस, आंसर इज यस, है ना। लेकिन साथ ही साथ हम कंडीशन लगाते हैं, प्रोवाइडेड two conditions are met, at least two conditions are met। हम कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, बशर्ते क्या हो, दो कंडीशन को क्या किया जाए, फुलफिल किया जाए। अब देखो वो दो कंडीशंस कौन कौन से हैं। पहला कंडीशन, कैश फ्लो जो है हमारा, ठीक है ध्यान से सुनना सब, हमने कहा यस ये ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन को मीट करना पड़ेगा। पहला कंडीशन, अभी तक जो हम कैश फ्लो देख रहे थे कैसे देख रहे थे, देखो ईयर 0 था, ईयर 1 था, ईयर 2 था, है ना। इस तरह से हम कैश फ्लो देख रहे थे। मान लो हमने ईयर 0 में 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ईयर 2 का कैश फ्लो हमारा क्या रह गया, 25,000 आ गया मान लो। ईयर 2 का कैश फ्लो हमारा मान लो 15,000 आ गया, राइट। 15,000 आ गया, 25,000 एंड 15,000। तो क्या हो रहा था जरा देखो कि पहले साल में हमारा क्या था, नेगेटिव था 0 ईयर में, और ईयर 1 और ईयर 2 में हम कहाँ गए थे, पॉजिटिव में गए थे। ये है हमारा कन्वेंशनल कैश फ्लो। जब तक कैश फ्लो कन्वेंशनल है ना, तब तक आप यू विल बी वेरी क्लोज टू एनपीवी, आईआरआर से डिसीजन लेने में। लेकिन अगर ये कन्वेंशनल कैश फ्लो बदलता है, कैसे बदल सकता है, मान लो अगर इस तरह का सिचुएशन आपको दिखाई दे, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2
और हमने कहा ईयर 0 में हमारा 10,000 का इन्वेस्टमेंट मान लो था, ईयर 2 में 25,000 का कैश फ्लो था, और ईयर 3 में अगर ये वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो कहानी बदल जाएगी। आप पहला कंडीशन ये लगाते हैं कि आईआरआर एनपीवी का रिजल्ट सेम हो सकता है प्रोवाइडेड कैश फ्लो इज कन्वेंशनल। कैश फ्लो कन्वेंशनल का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज देयर एंड देन आफ्टर देयर इज पॉजिटिव कैश इनफ्लोज, है ना। तो हम क्या कहते हैं, पहला कंडीशन, इफ कैश फ्लो इज कन्वेंशनल, इफ कैश फ्लो इज कन्वेंशनल। तो अगर कन्वेंशनल कैश फ्लो है, इन दैट केस हम कहते हैं कि ये दोनों हमारे को कहाँ लेके जाएगा, सेम रिजल्ट पे लेके जाएगा। क्या होता है इसका मतलब, क्या था, फर्स्ट कैश फ्लो जो बेसिकली हमारा आउटफ्लो होता है इज नेगेटिव एंड subsequent cash flows are positive. So first cash flow is negative, subsequent cash flows are positive. पहला कंडीशन हमने ये लगाया, क्या लगाया पहला कंडीशन, अगर कैश फ्लो क्या हो, कन्वेंशनल हो। इसका मतलब ये आ गया डेविएशन, क्वेश्चन में क्या डालेगा, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो, बीच में नेगेटिव डेटा डाला, है ना। तो फिर हमारे को क्या करना होगा, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करने होंगे बिना गलती किए हुए। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता, कौन बताएगा, दूसरा क्या कंडीशन होगा। तो हम कहते हैं सर दूसरा कंडीशन जो टॉपिक आपने शुरू किया था, जिसको हमने सिर्फ एडमिशन करके इसका, और इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, राइट। वो क्या था, यानी कि प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। दूसरा कंडीशन हम लगाते हैं, इफ प्रोजेक्ट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ प्रोजेक्ट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, एक का सिलेक्शन क्या होगा, दूसरे का रिजेक्शन हो जाएगा। अगर ये दो कंडीशंस हैं तो नहीं है, मतलब अगर ये दो कंडीशन मीट हो रहे हैं, इन दैट केस हम कहते हैं कि वैल्यू क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, आपके डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ तो फिर आपका आईआरआर काम नहीं करेगा, आपके कैलकुलेशंस क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो बताओ मेरे को, यहां से हम फिर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, यहां से फिर हम एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, वाई आईआरआर इज नॉट आइडियल against NPV. Why IRR is not ideal against NPV? बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, Why IRR is not ideal against NPV? ऊपर जवाब दिया है ना सर आपने, जवाब दिया है ना आपने। तो क्यों आईआरआर बेटर है, अगर सिंपल शब्दों में कहना चाहें तो हम कहते हैं सर आईआरआर में आपको कंडीशन मीट करना पड़ेगा। एनपीवी में ऐसा कोई कंडीशन था क्या, नहीं था ना। दो मेथड आया था हमारे पास, एक अप्रोक्सीमेशन था, एक एक्यूरेट था, और दोनों ही मेथड में कोई झंझट नहीं था, कोई ड्रॉबैक उसका लिस्ट किया था हमने। आईआरआर में हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉबैक लिस्ट कर रहे हैं, उसमें किया था, नहीं किया था। हम कहते हैं वहां कोई कंडीशन नहीं होता, आईआरआर में क्या होता है, कंडीशन होता है। हम कहते हैं इन आईआरआर above mentioned condition need to be met, above mentioned conditions need to be met but not in एनपीवी। एनपीवी में ऐसा कोई कंडीशन आपके सामने नहीं आएगा। एनपीवी में आपके सामने ऐसा कोई कंडीशन नहीं आएगा। क्लियर है, बताओ कौन कौन से दो कंडीशन है। एक, कैश फ्लो क्या हो जाए, नॉन कन्वेंशनल हो जाए, मतलब सब्सिक्वेंट कैश फ्लो पॉजिटिव ना होके नेगेटिव वैल्यूज रहे। दूसरा, एक क्वेश्चन मैंने दिया था इस तरह का, आपको दिया था ना शीट में, एक क्वेश्चन था ना ऐसा कि सेकेंड ईयर में नेगेटिव था, थर्ड में था, उसको ट्रीट किया होगा आप लोगों ने उसी तरह से।
और दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट क्या हो, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है आपके सामने। पहले एक काम करते हैं, यहाँ ना पहले हम पहले हेडिंग कर लेते हैं, फिर उसके नीचे क्वेश्चन लिखेंगे। हम पहले वाले को डील करेंगे पहले। कैश फ्लो इज नॉन कन्वेंशनल। कैश फ्लो इज नॉन कन्वेंशनल। कैश फ्लो इज नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, कैश फ्लो इज नॉन कन्वेंशनल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। डेटा इस तरह से देखिए, देयर इज अ प्रोजेक्ट, 0 ईयर का, 1 ईयर का, 2 ईयर का। कैश फ्लो ईयर 1, ईयर 2 एंड 0। प्रोजेक्ट ए 1,60,000 का आपको 0 ईयर में है, 10 लाख का आपको फर्स्ट ईयर में है, और 10,000 का आपको सेकेंड ईयर में है। तो दिस इज द डेटा गिवन टू यू। ठीक है, डेटा इस तरह से। माई क्वेश्चन नाउ इज फाइंड IRR।